अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने हमारे साइंस सेकेंड के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड वीडियो लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पिछले वीडियोस में हमने सबसे पहले तवारुसी और तवारुसी तब्दीलियाँ यानी हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस, और इससे पहले यानी लास्ट वीडियो में सेकेंड वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन मेथड के बारे में और जीन म्यूटेशन के बारे में हमने जाना। उम्मीद है आपको वो तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। आज इस वीडियो में हम जो है हमारे सबक का दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा था हेरिडिटी और दूसरा है इवोल्यूशन यानी तवारुस और इर्तिखा। तो हमने तवारुस के बारे में जो भी बातें आपके सिलेबस में दी गई थी वो हम समझ चुके, और अब इस वीडियो के ज़रिए हम अपने सबक का अगला हिस्सा या उसके 2 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। कौन से हैं वो 2 पॉइंट्स? इवोल्यूशन एंड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन यानी इर्तिखा और इर्तिखा के सबूत। इर्तिखा किसे कहते हैं, इर्तिखा क्या है? मैं सबक शुरू करने से पहले आपसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ। व्हाट इज़ इवोल्यूशन? What do you know about evolution? To understand this, I am asking you some question, or some questions are given in your textbook. First question is, what is the function of the appendix of our digestive system? यानी हमारे निज़ाम इंहिज़ाम में अपेंडिक्स जो होता है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। अपेंडिक्स हम कहते हैं अपेंडिक्स हो गया यानी हम एक किसी मर्स या बीमारी समझते हैं उसे। तो ये अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स हमारे बॉडी का एक उज़ू या पार्ट है। समझ में आ रहा? तो उसका क्या काम है हमारी बॉडी में? बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इट इज़ ऑफ नो यूज़ यानी वो हमारे जिस्म में कोई काम नहीं करता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, आर आवर विजडम टीथ रियली यूज़फुल फॉर च्यूइंग द फूड? अब अकल दाढ़ के बारे में सुना होगा कि थोड़े से बड़े हो जाने के बाद, एक एज के बाद भी जो है कुछ लोगों को या तकरीबन सबको दाढ़ निकलते हैं, तो वो दाढ़ अकल दाढ़ कहलाते हैं। अकल आने के बाद वो दाढ़ निकलते हैं। बचपने में ये काम हो जाता है लेकिन वो दाढ़ थोड़े देर से निकलते हैं, इसलिए उसको विजडम टूथ या अकल दाढ़ कहते हैं। तो क्या वो चबाने में मदद करती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड द ह्यूज एनिमल्स लाइक डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट? यानी डायनासोर जैसे बड़े जिस्म वाले क़वियुल हफ्सा जानदार ज़मीन पर क्यों नापीद हो गए यानी ख़त्म क्यों हो गए, उनका वजूद क्यों ख़त्म हो गया? और लास्ट क्वेश्चन इज़, वाई आर मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स गेटिंग एक्सटिंक्ट? अभी भी कुछ हैवानात और परिंदों की किस्में ज़मीन से ख़त्म हो रही हैं, उनका वजूद ख़त्म हो रहा है, तो ऐसा क्यों है? तो हम कुछ सवालात के जवाबात आप आपस में डिस्कस करके आप जो है किताब में पढ़ के या मालूमात लेके आप जो है उसका जवाब दे सकते हो या समझ सकते हो। तो यहाँ पर यह सब बातें जो हैं ये आपको एक ख़ास अमल की तरफ लेकर जाती हैं या इशारा करती हैं, और वो है इर्तिखा यानी एवोल्यूशन। यानी जानदारों में जब से दुनिया वजूद में आई है तब से लेकर कई हज़ार साल तक, तकरीबन 3.5 अरब साल तक ज़मीन पर किसी भी जानदार का वजूद नहीं था। समझ में आ रही है बात? यानी अबाउट 3.5 बिलियंस ईयर एगो लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेंट ऑन द अर्थ। ज़मीन पर ये किसी भी जानदार का कोई वजूद नहीं था। लेकिन किस तरीके से वो जानदार वजूद में आए, छोटे से बड़े कैसे हुए, ये तमाम के बारे में हम वो जो है अमल, उसी को हम इर्तिखा कहते हैं। मरहलेवार तरक्की जो है जानदारों की, तो उसके बारे में हम देखेंगे। अब सबसे पहले जानदारों की खसूसियात के बारे में या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज़म्स हम जब पढ़ते हैं, आइदर इट मे बी प्लांट्स और एनिमल्स, तो वन मोर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज़ टू अडॉप्ट द सिचुएशंस ऑफ सराउंडिंग। हमारे अतराफ़ में मौजूद माहौल के जो
उसमें आने वाली तब्दीलियां हैं या बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अतराफ़ में होती है या नहीं होती हैं, उसके हिसाब से अपने आप को ढालना, इसको हम मवाफ़क़त कहते हैं। माहौल के साथ मवाफ़क़त करना, तवाफ़ुक़ करना, ये सलाहियत जानदारों के अंदर होनी चाहिए। अगर ये अपने आप को माहौल के हिसाब से नहीं ढाल पाते तो वो ज़िंदा रहने की सलाहियत नहीं रखते या ज़िंदा नहीं रह पाते। तो डायनासोर जैसे जानदार इसीलिए नापीद या ख़त्म हो गए क्योंकि उनमें माहौल से तवाफ़ुक़ करने की सलाहियत उनमें नहीं थी। तो जो हालात ज़मीन के ऊपर चेंज होते गए उसकी वजह से वो जानदार उसमें टिक नहीं पाए, इसलिए वो ख़त्म हो गए। और कुछ थियरीज़ कहती हैं कि हमारे ज़मीन से जो है बहुत बड़े बड़े शहाब साक़िब या एस्टेरॉइड्स आकर टकराए थे और उसी दौरान वो जानदार ख़त्म हो गए। और कुछ हैवानात और परिंदों की किस्में आज ख़त्म हो रही हैं। हमने जो हमारा माहौलियात का सबक पढ़ा, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, उसमें हमने देखे बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि बहुत सारे जानदार जो है एंडेंजर्ड स्पेसीज़ हैं जो ख़त्म होने की कगार पर हैं। तो ऐसा क्यों है? तो हमारे माहौल में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, उसकी वजह से ये जो ख़त्म हो रही हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं एवोल्यूशन यानी क्या। What is evolution? Let us try to understand. Evolution is the gradual change occurring in living organisms over a long duration. यानी एक लंबे अमल तक सुस्ती से आहिस्ता आहिस्ता होने वाला अमल, जिसकी वजह से जानदारों में तरक्की ज़ाहिर होती है, इसी को इर्तिक़ा कहते हैं। This is a very slow going process through which development of organism is achieved. ये बहुत ही जो है स्लो गोइंग या बहुत आहिस्तगी से होने वाला अमल है, जिसमें बहुत सालों बाद, बहुत लंबे अरसे बाद जानदारों के अंदर तब्दीली महसूस की जा सकती है। All the stages in changes occurred in various components ranging from stars and planets in space to biosphere present on the earth should be included in the study of evolution. यानी अगर हमको जानदारों में होने वाले इर्तिक़ा के बारे में पढ़ना है तो हमको बहुत सारे मराहल पर गौर करना ज़रूरी है। यानी जब से दुनिया वजूद में आई है तब से सिर्फ जानदारों में ही नहीं बल्कि खला में मौजूद सैयारों से लेकर ज़मीन के जानदारों में भी तब्दीली आई है और कई मराहल से होकर इनको गुज़रना पड़ा है, तब कहीं जाकर वो जो है महसूस हुई है हमको। तो उसको समझना इतना आसान नहीं है। Formation of new species due to changes in specific characters of several generations of living organism as a response to natural selection is called as evolution. यानी जो कुदरती इंतखाब का नज़रिया है, कुदरती इंतखाब यानी ये हमारे हाथ में नहीं है। ये कौन सेलेक्ट करता है? नेचुरल सिलेक्शन। This process is selected by the nature और the organism is selected by the nature. उनके अंदर होने वाली तब्दीली को भी हम डिसाइड नहीं करते, ये कुदरती तौर पर खुद ब खुद होने वाला अमल है। इसमें किसी इंसान का, किसी दूसरे जानदार का कोई लेना देना नहीं है। तो इस नज़रिए के हिसाब से अगर हम देखें तो जानदारों की जो इम्तियाज़ी खुसूसियात हैं वो कई नस्लों तक तब्दीली के मराहल से गुज़रने के बाद जिस अमल की वजह से नया जानदार यानी छोटी 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 तब्दीली जो गैर महसूस तरीक़े से जानदारों में अगली नस्ल में, उसके अगली नस्ल में, उसके अगली नस्ल में होती जाती है और एक नस्ल से दूसरी नस्ल वजूद में आने में कुछ वक्फ़ा लगता है ना। तो ऐसे कई नस्लों के गुज़रने के बाद उस तब्दीली के ज़रिए कोई नई चीज़ तैयार हो जाती है, कोई नया जानदार तैयार हो जाता है, एक नई स्पेसीज़ वजूद में आ जाती है। तो इसी अमल को हम इवोल्यूशन या इर्तिक़ा कहते हैं। तो अब जो है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यह अमल कैसे हुआ। थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। 3.5 बिलियंस ईयर एगो लाइफ हैज़ बीन नॉन एग्जिस्टेंट ऑन द अर्थ। यानी तकरीबन 3.5 साढ़े 3 अरब साल पहले ज़मीन पर किसी भी जानदार का वजूद नहीं था। फिर ये वजूद कैसे हुआ, वजूद में कैसे आए जानदार, तो उसके थियरीज़ हैं। अब कोई तो उस वक्त उतना पुराना तो कोई है नहीं ये जो हमें बताता कि इस तरह से वजूद में आया है ना। तो ये जो है थियरीज़ हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, उसके बाद ऐसा हुआ होगा।
या नज़रियात हैं साइंसदानों के अलग अलग, जिन्होंने इन सब बातों की स्टडी की है अलग अलग तरीके से। तो वो थ्योरी को मैंने इन ब्रीफ शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने पेश किया है। सबसे पहले साइंसदान ऐसे मानते हैं कि सबसे पहले जो एलिमेंट्स या अनासिर हमारे अतराफ़ में मौजूद हैं वो वजूद में आए होंगे, और उन तमाम जो है सिंपल टाइप ऑफ एलिमेंट्स, समझ में आए, वो वजूद में है, सादा माया जिसको हम कहते हैं। फिर साइंसदान कहते हैं उनके कॉम्बिनेशन से व्हेन दे कंबाइन टुगेदर सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स शुड बी फॉर्म, यानी नामियाती और गैर नामियाती सादा मुरक्कबात तैयार हुए होंगे। हम जानते हैं मुरक्कबात कैसे तैयार होती हैं। When two or more elements or compounds combine together they form compounds। तो सबसे पहले किसका वजूद आया? एलिमेंट्स का, अनासिर का। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। फिर उन सिंपल कंपाउंड्स से क्या तैयार हुआ होगा? पेचीदा कंपाउंड्स तैयार होंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड जो है फॉर्म हुए होंगे। इनमें से पेचीदा मुरक्कबात जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हुए होंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट उनके मिलने से, क्योंकि हमारे जिस्म के भी बारे में अगर आप बात करें जानदारों के, तो उनमें यही सब चीज़ें, प्रोटीन्स, आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन, है ना। तो वो सब मिलकर सबसे पहले पानी में सबसे पहला खलिया तैयार हुआ, फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, यानी खलियात की पहली गैर तरक्की याफ्ता सिर्फ एक सिंपल खलिया विद न्यूक्लियस तैयार हुआ होगा। ऐसा माना जाता है साइंसदानों के हिसाब से कि वो अमीबा लाइक स्ट्रक्चर वाला जो है, कोई उसका स्पेशल जो है सेल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ख़ास सेल ऑर्गेनेल्स उसमें मौजूद नहीं है, ऐसे खलियात वजूद में आए होंगे। देन बहुत सारे ऐसे खलियात मिलकर देन नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज्ड एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स, और अतराफ़ के कीमियाई मुरक्कबात के मिलने से इन खलियात की तादाद में इजाफा हुआ होगा। एंड फर्स्ट एवर लाइव सेल प्रोड्यूस्ड, और इनके मिलने से दुनिया का सबसे पहला या अव्वलीन ज़ीरो, यानी जिसमें जान है, ऐसा खलिया पैदा हुआ होगा बोल रही हूँ मैं, हाँ, ऐसा हुआ ही है, ऐसा नहीं है। According to the theory of natural selection, some may have shown good growth and some may have perished, यानी कुदरती इंतखाब का नज़रिया जो कहता है कि कुदरत उन जानदारों को जो है सेलेक्ट करता है ज़िंदा रखने के लिए जिनके अंदर अपने माहौल से मवाफ़क़त पैदा करने की सलाहियत है, इसीलिए, और ऐसों की ही जो है नशोनुमा होती है, और जो जानदार अपने माहौल से हम आहंग नहीं हो सकते वो ख़त्म हो गए होंगे। ये ऐसा कौन कहता है? ऐसा किसका नज़रिया है? कुदरती इंतखाब यानी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का ऐसा मानना है। तो हमारे ज़मीन पर क्रोर्स ऑफ यानी करोड़ों अरबों की तादाद में हर जगह पर एट प्रेजेंट crores of species of plants and animals with huge diversity regarding shape and complexity are present on the earth, यानी हमारे अतराफ़ में ज़मीन पर नबातात और हैवानात की करोड़ों अक़साम मौजूद हैं, जिनमें जो शक्ल के लिहाज से, हालत के लिहाज से उनकी अपनी अपनी अलग अलग खसूसियात हैं, एक दूसरे से जुदा हैं, ठीक है। और ज़मीन पर हमारे खूर्दबीनी जानदारों से लेकर यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म से लेकर देव हैकल व्हेल मछली तक के जानदार मौजूद हैं। यानी ज़मीन पर या पानी में या मिट्टी में या हवा में जो नज़र ना आने वाले खुर्दबीनी जानदार हैं, तो पानी के अंदर व्हेल मछली जैसा जो है देव हैकल जानदार यानी सबसे ह्यूज बॉडी वाला जानदार मौजूद है। नबातात में एक कलवी क्लोरेला से लेकर बुलंद व बाला बरगद के दरख्त तक बेशुमार नबातात की किस्में ज़मीन पर दिखाई देती हैं, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक क्लोरेला से लेकर बहुत बड़ा ह्यूज नज़र आने वाला जो है दरख्त या प्लांट मौजूद है। समझ में आया? ज़मीन पर चारों तरफ ख़त इस्तवा से लेकर दोनों खुतबैन तक जानदार नज़र आते हैं, यानी ख़त इस्तवा यानी दरमियानी जो है, आप जोग्राफ़ी में पढ़े होंगे, और खुतबैन यानी बोथ पोल्स ऑफ द अर्थ, शुमाल और जुनूब के जो खुतबैन हैं उनको खुतबैन कहा जाता है। जानदार ही जानदार नज़र आते हैं। तो हवा, पानी, ज़मीन, चट्टान, हर जगह जानदार मौजूद है। कहाँ है, कहाँ नहीं है जानदार? हर जगह मौजूद है। क़दीम ज़माने से ही इंसान को यह तजस्सुस रहा है कि ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ होगा, कि ज़िंदगी किस तरीक़े से जो है ज़मीन
क्यूरियोसिटी है, humans have shown curiosity about origin of the life and reasons for such a great diversity in life present on the earth since ancient period. यानी पुराने ज़माने से ही जैसे ही इंसान को शऊर हासिल हुआ तब से ही इंसान ये सोच रहा है कि इतने सारे हैवानात और नबातात ज़मीन पर कैसे आए होंगे, उनमें एकसानियत और फ़र्क किस तरीके से होगा, ये उनके अंदर क्यूरियोसिटी या तजस्सुस है, जिसकी वजह से ये जानदारों की इब्तिदा और उनमें तरक्की पर आज तक मुख्तलिफ नज़रियात कायम किए गए। यानी अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने अपने सोच के हिसाब से नज़रियात बनाए। समझ में आ रहा? डिफरेंट थियोरीज अबाउट ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैव बीन proposed till today, of which the theory of gradual development of life और of living organism is accepted। और उनमें से जिस थ्योरी को या जिस नज़रिए को हिमायत हासिल हुई दुनिया के लोगों की या जिसको कबूल किया गया, वो नज़रिया वो है जानदारों की मरहलेवार तरक्की या इर्तिखा का नज़रिया। तो नज़रिया इर्तिखा या इर्तिखा का नज़रिया क्या कहता है? According to this theory, first living material, that is protoplasm, has been formed in ocean। इस थ्योरी के हिसाब से, इस नज़रिए के मुताबिक दुनिया का पहला हयाती मादा समंदर में पैदा हुआ। दूसरा क्या है? इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वॉज फॉर्म्ड, और उनके ज़रिए से अगले दिनों में एक खलवी जानदार पैदा हुआ। Gradually changes occurred in the unicellular organisms from which larger and more complex organisms were formed। और इस तरीके से इस जानदार में मरहलेवार तरक्की हुई, तब्दीली हुई, जिसके नतीजे में बड़े और खवी जानदार वजूद में आए। और ये जो तब्दीलियां हैं ये अचानक नहीं हुई, ये तमाम तब्दीलियां आहिस्ता आहिस्ता और बतदरीज हुई। समझ में? और ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इज़ एट मस्ट 300 करोड़ ईयर्स। और इन तब्दीलियों को होने में तकरीबन 300 करोड़ साल का वक्फा लगा है। चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड बीन ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल। और ये जो तब्दीली हो रही है ये हर सिमत में है, किसी एक सिमत में नहीं है। जानदारों में यह तब्दीली व तरक्की हमा जहत यानी हर वक्त होने वाली है, और हमा सिमत यानी हर सिमत में होने वाली है, और इससे बेशुमार किस्म के जानदार वजूद में आए होंगे। और इसी वजह से, क्योंकि ये तरक्की हर सिमत में हर जानदारों में हो रही है, इसलिए नए वजूद में आने वाले जानदारों की तादाद करोड़ों में और अरबों में है। इसीलिए इन तमाम अफ़ाल को मरहलेवार इर्तिखा कहते हैं। Hence this overall process is called as evolution, which is organizational, मुनज़्ज़म तरीक़े से हो रहा है, and मुख्तलिफ़ तश्कीली व अफ़ाली ख़ुसूसियात के हामिल मौरिस से नबातात और हैवानात में बतदरीज तरक्की का अमल ही क्या कहलाता है? इर्तिखा कहलाता है। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर्स, यानी उनके आबा व अजदाद से वो तैयार हुए हैं। हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और उनमें जो है कुछ तब्दीलियाँ हैं, ये जो तैयार हुए हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। अब ये तो है ये नज़रिया, या इसको हम थ्योरेटिकल है, लेकिन हम इंसान है ना, हमको ये कहानी तो नहीं सुनाई गई कि भाई ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। जैसे छोटे बच्चों को कहानी सुनाई जाती है कि जो है राजकुमार आएगा, ऐसा होगा, उसको ये बताए, तो बच्चे मान लेते हैं। लेकिन जो शऊर वाले हैं, किसी भी चीज़ का उनको सबूत चाहिए होता है ना, मानने के लिए किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को। और ख़ास तौर पर साइंस में हम बग़ैर सबूत या बग़ैर एविडेंस के किसी भी चीज़ को नहीं मान सकते। तो हम देखते हैं जो थ्योरीज़ या नज़रियात पेश किए गए अभी, जो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा हुआ होगा, मैंने इसलिए कहा ऐसा हुआ नहीं कहा है, ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल बातें हैं। अब वो लोग कोई बेसलेस बातें तो करे नहीं होंगे, जिन्होंने भी अपने नज़रियात पेश किए हैं उन्होंने कोई इधर उधर की तो नहीं हाकी होंगी, उसके पीछे कोई ना कोई उनको सबूत, उनकी स्टडीज़ रही होंगी, है ना। उसी बिना पर उन्होंने जो है अपने नज़रियात पेश किए होंगे। तो क्या थे वो सबूत, क्या थे वो एविडेंसेस? तो हम देखते हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, यानी इर्तिखा के सबूत। Collective thinking upon all above mentioned theories implies that evolution is everlasting process of changes, यानी
हाँ, अगर हम इसको अजमाली तरीक़े से यानी हमारे नज़र से हमारे साथ पहुँचे भी कि उनको, तो हम कह सकते हैं कि इर्तिक़ा कैसा अमल है, ख़त्म होने वाला या मुसलसल होते रहने वाला अमल है। इसमें कोई यानी अभी भी हमारे अंदर इर्तिक़ा का अमल जारी है, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हमको इसको साबित करने के लिए सबूत की ज़रूरत होगी, सबूत दरकार होंगे। इट नीड्स प्रूफ टू प्रूव दैट द एवोल्यूशन इज़, जो थ्योरीज़ हैं एवोल्यूशन के वो किस तरीक़े से वक़ू पज़ीर हुए हैं, हाउ इट हैपन्स, उसके सबूत हम जब तक नहीं देंगे कोई मानने वाला नहीं है। सो वेरियस प्रूफ्स अवेलेबल, वेरियस proofs are available in support of the theories mentioned above। तो ऊपर जो हमने नज़रियात पेश किए उसकी हिमायत में कई सबूत मौजूद हैं जो यहाँ पर नीचे आपके पास दिए गए हैं इस चार्ट के थ्रू। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन या इर्तिक़ा के सबूत, सबसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस या शक्लियाती सबूत, दूसरा है एनाटॉमिक एविडेंसेस या तशरीही सबूत, तीसरा है वेस्टिजियल ऑर्गन्स यानी आसारी आज़ा, फोर्थ है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस यानी रकाजी सबूत, फिफ्थ है कनेक्टिंग लिंक्स यानी दरमियानी कड़ियाँ, और सिक्स्थ है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस या जनीनियाती सबूत। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस यानी शक्ल में, शक्लियाती यानी किसी भी जानदार जो एक्सटर्नली जो नज़र आता है वो भी एक सबूत के तौर पर उन्होंने पेश किया। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर मैंने 3 हैवानात और 3 नबातात के जो है पिक्चर्स रखे हैं, है ना। तो इफ़ वी ऑब्जर्व देम केयरफुली, वेरियस सिमिलैरिटीज़, वी कैन फाउंड वेरियस सिमिलैरिटीज़ इन दर स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, है ना। हम उनके चेहरे को अगर देखें, पोजीशन ऑफ आइज़, उनके आँखों का जो वहाँ पर जगह है, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स यानी उनकी नाक के जो नथने हैं उनकी मौजूदगी, एंड ईयर पिन्ना यानी हम उनके एक्सटर्नल जो ईयर हैं बाहर की तरफ निकले हुए, इन एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन द बॉडी, इन जानवरों के जिस्म पर गहरे या घने बाल जो पूरी जिस्म के ऊपर फैले हुए हैं, आर सीन इन एनिमल्स, वेयर एज सिमिलैरिटीज़ इन कैरेक्टर्स लाइक लीफ शेप यानी उनके पत्तों में एकसानियत, लीफ वेनेशन यानी पत्तों के अंदर जो हमने देखा हुआ है कि 2 किस्म के वेनेशन या रगेत होती हैं, जालीदार रगेत और मुतवाज़ी रगेत यानी रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। तो अलग अलग जो है पत्तों की उनकी जो है अगर हम शेप या उनका स्ट्रक्चर देखें, लीफ पेटियोल्स यानी जहाँ से वो डंठल से जुड़े होते हैं वो हिस्सा, एक्सेट्रा ऑकर इन केस ऑफ प्लांट्स। इन सब को देखने पर या उनके फ्रूट्स के स्ट्रक्चर को देखने पर हमको ऐसे लगता है कि इनमें सिमिलैरिटीज़ है। और हमने पढ़ा हुआ है कि एक जैसी खसूसियात रखने वाले जानदार एक ही एंसेस्टर्स यानी आबा व अजदाद, क्योंकि एक सानियत जीन के ज़रिए से ट्रांसफ़र होती है, ये तो हमने पढ़े। तो जीन एक सा कब हमारे अंदर ट्रांसफ़र होंगे? अगर वो जानदार एकदम अलग है तो उसका डीएनए या उसके जीन्स अलग होने चाहिए, और जो दूसरा जानदार है उसमें वो जीन्स नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो खसूसियात हैं, सबके आँखों की जगह एक है, नाक के नथने एक ही जगह पर है, कान एक जगह पर है, मुंह एक जगह पर है, जिस्म पर बाल हैं, ये एक्सटर्नल कैरेक्टर्स क्या ज़ाहिर करते हैं कि वी ऑल हैव द कॉमन एंसेस्टर्स और कॉमन ओरिजिन, फ्रॉम सेम ओरिजिन we say all the organisms must be from the same origin। ये जाहिर होता है। तो ये पहला प्रूफ है जो शक्लियाती सबूत या मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस कहलाता है। नेक्स्ट वन इज़ एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमी यानी हम जानदारों के जिस्म, हम पहले ज़ाहिरी खसूसियात देखें, अब हम अंदरूनी देख रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर, देयर doesn't seem any superficial similarity between human hand, cat's foreleg, flipper of whale and patagium of bat। यानी अगर आप ऐसे देखें बाहरूनी तौर पर तो इंसानी हाथ में, है ना, और जो है
कैट के हाथ में, या फोर लेग जिसको हम सामने का हाथ जो कहते हैं कैट, या किताब में कैट कहा गया, यहाँ पर डॉग का है, ठीक है। फ्लिपर यानी बैट का जो, वेल मछली का जो उसका फिन है, और बैट का जो उसका जो पर है जो है वो, उनमें हमको ऐसे देखा जाए तो कोई सिमिलैरिटी नज़र नहीं आती है। सिमिलरली यूज़ ऑफ ईच ऑफ दोज स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट इन रेस्पेक्टिव एनिमल्स, और हर जानदार में इनके इस्तेमाल भी अलग अलग है। इंसान अपने हाथों का इस्तेमाल अलग करता है, डॉग अपने फोर लेग का इस्तेमाल, बैट अपने जो है वेदर का इस्तेमाल, वेल अपने फिन का इस्तेमाल, हर कोई अलग अलग मकसद से इनका इस्तेमाल करता है। तो ना तो ये दिखने में बैरूनी तौर पर एक जैसे नज़र आते हैं, ना ही उनके काम एक जैसे हैं। फिर However, there is similarity in the structure of bones. अगर आप देखेंगे उनकी हड्डियों की साख्त एक जैसी है, एंड बोनी जॉइंट्स, और उनके जो हड्डियों के दरमियान में जो जॉइंट्स ये मौजूद हैं, जोड़ मौजूद हैं, वो एक दूसरे से सिमिलर नज़र आते हैं। दिस सिमिलैरिटी इंडिकेट्स दैट दोज एनिमल्स मे हैव कॉमन एंसेस्टर्स, यानी ये इस बात को साबित करता है कि इन तमाम जानदारों के एंसेस्टर्स यानी आबा व अजदाद एक ही रहे होंगे, इसीलिए उनमें ये सिमिलैरिटी आई है। नाउ यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स आपके सामने हैं जो हमारी बॉडी के इंसानी जिस्म में मौजूद है। फर्स्ट इज अपेंडिक्स, सेकेंड इज टेल बोन दैट इज कॉकेक्स, ईयर मसल, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना एंड विजडम टूथ, आपकी किताब में भी मौजूद हैं। कुछ हम अब ये जो सबूत है ये है वेस्टिजियल ऑर्गन। What are vestigial organs? Vestigial organs are the organs present in the organism which are of no use, यानी इंसानों में या किसी भी जानदारों में पाए जाने वाले ऐसे अज़ा जिनका जो उनके जिस्म में मौजूद तो होते हैं लेकिन उनके कोई काम नहीं आते, तो फिर वो उनके जिस्म में क्यों मौजूद हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अपेंडिक्स, हमारी बड़ी आंत जो है जहाँ पर ख़त्म होती है और जहाँ से छोटी आंत जो है उसको जॉइन होती है। हम जानते हैं हमारा खाना हज़म होने के बाद बड़ी आंत से छोटी आंत से हज़म होने के बाद जो है वो बड़ी आंत में आता है। हम जानते हैं, ये सब बातें हमने पढ़ा हुआ, निज़ाम हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस आंत के आखिरी हिस्से में एक छोटा सा एक्सटर्नल पार्ट है, दुम जैसा हिस्सा है, इसी को अपेंडिक्स कहते हैं। इट इज़ अ स्मॉल आउटग्रोथ विच इज़ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। हमारे बड़ी आंत के आखिरी में एक छोटा सा आउटग्रोथ या हिस्सा होता है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। अब ये इंसानों में हम देखते हैं कि किसी को अपेंडिक्स यानी प्रॉब्लम होता है, उनको अपेंडिक्स में छाला वगैरह आ जाता है, तो वो हम ऑपरेट करके निकाल देते हैं, तब भी हमको उससे कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि वो उसका कोई यूज़ ही नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये मौजूद कहाँ से आया, कहाँ से? तो ये हमारे एंसेस्टर्स में मौजूद था। हमारे पहले यानी जब इब्तदाई ज़माने के जो इंसान थे वो जो है जंगलों से कच्चे पत्ते वगैरह, यानी उस वक्त जो है पकाने की टेक्निक अवेलेबल नहीं थी, आग की ईजाद नहीं हुई थी, तो वो लोग दरख्तों से जंगलों से पत्ते वगैरह उठाकर कच्चा गोश्त और कच्चे ग़िज़ा खाते थे। तो उनको हज़म करने के लिए बड़ी आंत की ज़रूरत पड़ती थी। समझ में आ रहा है? यानी वो कच्चा सेल्यूलोज जो होता था, आज हम जो खाते हैं वो पके हुए फॉर्म में, सिंपल फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज वी ईट विच इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, यानी जो हमको हज़म करने में आसानी होती है। लेकिन आज हम वो खाते हैं जो आसानी से हज़म होता है, तो इतनी लंबी आंत की हमको ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे जो एंसेस्टर्स थे जो कच्चा खाते थे उनको ज़्यादा बड़ी आंत की ज़रूरत थी ताकि वो उस ग़िज़ा को हज़म कर सकें। तो अब जैसे जैसे इंसानों में तरक्की यानी इर्तिक़ा हुआ, उनके अंदर वो आंत छोटी होते 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 सुकड़ते गई और वो एक हिस्सा जो है वहाँ पर बाकी रह गया, ख़त्म नहीं हुआ, इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। लेकिन ये जुगाली करने वाले जो कच्चा अनाज खाने वाले जैसे बकरी, बैल, गाय वगैरह जैसे जानदार हैं जो कच्चा सेल्यूलोज चबाते हैं, उनमें ये जो है काम का हिस्सा है। समझ में आ रही बात? हमारे अंदर भले ही वो नाकारा हो गया हो लेकिन अभी भी जुगाली करने वाले जानदारों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट वाज इज टेल बोन, यानी हमारे रीढ़ की हड्डी जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर एक छोटी सी हड्डी बाकी रह गई है लास्ट में,
जो कि बंदरों में या लंबी दुम वाले जानदारों में पाई जाती है। तो ऐसा कहा गया कि जब ज़मीन पर जो चौपाए वजूद में आए, यानी इंसान, बंदरों से इंसान का इर्तिक़ा हुआ या इवोल्यूशन हुआ, ऐसा माना जाता है। तो इंसान पहले बंदर था, सुना होगा आपने, है ना। तो वो चौपाया है, 4 पैरों पर चलने वाला जानदार, तो उसको झाड़ों पर चढ़ने कूदने के लिए, बैलेंस करने के लिए दुम की ज़रूरत थी। तो उसमें बहुत लंबी दुम हुआ करती थी। फिर जैसे जैसे उसका इर्तिक़ा या इवोल्यूशन इंसान जैसे जानदार में हुआ, जो खड़े रहने के काबिल हुआ, तब उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उसके हाथों से वो बैलेंस करते, तो उसको उस दुम की ज़रूरत नहीं थी। तो धीरे 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 वो जो टेल, वो जो होती है, वो ख़त्म होती गई। लेकिन जहाँ से रीढ़ की हड्डी के बाद वो टेल शुरू होती थी, वहाँ पर जोड़ के लिए जो हड्डी, जिसको हम टेल बोन या कॉक्सिक्स कहते हैं, वो अभी भी मौजूद रह गई। तो आज वो हम में मौजूद तो है, लेकिन वो काम का नहीं है। लेकिन हमारे अंदर काम की नहीं है, इसका मतलब दूसरे जानदारों में नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जिन जानदारों में लंबी दुम पाई जाती है, उनमें वो अभी भी मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ ईयर पिन्ना, यानी बैरूनी कान। जो दूसरे जानदार हैं, कुत्ता, बिल्ली, बकरी वगैरह, उनमें ये जो ईयर पिन्ना है थोड़ा सा बड़ा है, हम इंसानों में थोड़ा छोटा है। लेकिन ये जो बैरूनी कान है, इसका हमारे लिए कोई काम नहीं है। ये जो ईयर मसल्स हैं, दे आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन अस। जो सुनाई देता है, जो सुनने का अमल है, वो इनर ईयर या अंदरूनी कान के ज़रिए ही होता है। तो शिकार करने के लिए या जंगलों में जब रहा करते थे, तब उसकी ज़रूरत थी, आज उसकी ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से विजडम टूथ या जो है अक्ल दाढ़ जिसको हम कहते हैं, तो ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो कच्चा चबाने में या कच्चा गोश्त वगैरह खाने में वो दांत उस वक्त मददगार साबित होते थे। लेकिन इर्तिक़ा के अमल के बाद, जब जो है ज़रिए इंसान में जो डेवलपमेंट्स हुए, उसके बाद उसमें इनकी ज़रूरत नहीं रही, लेकिन वो हम में अब भी आज मौजूद हैं। तो बच्चों, इस पार्ट में हम इतना ही समझते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद की बातों को समझने की कोशिश करेंगे।